गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एंड ऑफ एलिमेंट्स मीन्स तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है, इस चीज़ से पहले जानने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें अयस्क और खनिज हमारे पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी धातुएं हैं। अगर हम आवर्त सारणी के 118 तत्वों की बात करें तो उन 118 तत्वों में भी 88 मेटल उपस्थित है। और ये जो मेटल हैं ये नेचर में इस प्रकृति में दो रूपों में मिलते हैं। नंबर एक फ्री स्टेट, नंबर टू कंबाइंड स्टेट। कोई भी चीज मीन्स कोई भी धातु फ्री स्टेट में मिले या कंबाइंड स्टेट में मिले वो 100% प्यूरिफाइड नहीं होती है, मीन्स 100% शुद्ध नहीं होती है। तो उसे 100%, लगभग 100% मीन्स 99.99, 99.98, क्योंकि 100% प्यूरिफिकेशन इम्पॉसिबल है। तो लगभग 100% प्यूरिफिकेशन जो है मीन्स 100% जो शुद्धिकरण है वो कहलाता है आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, अगर हम किसी भी धातु को शुद्ध करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई प्रिंसिपल मीन्स कोई ना कोई ट्रैक, कोई ना कोई सिद्धांत होगा और उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस फॉलो किए जाएंगे। तो इस सारी चीज़ों से जो मतलब है वो ये हुआ, चैप्टर का जो अर्थ हुआ कि प्रकृति से जो प्राप्त होने वाली धातुएं हैं वो किसी भी रूप में मिलती हों, उस रूप से लगभग 100% शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो क्रियाविधि है उसे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट या मेटलर्जी ऑफ एलिमेंट कहते हैं। धातुओं का मेटलर्जी ऑफ मेटल मीन्स धातुओं का धातु कर्म। मेटलर्जी का भी मतलब यही होता है कि प्रकृति से मेटलर्जी की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो अभी बताऊंगा। उससे पहले हमें अयस्क मीन्स ओर, खनिज मिनरल। अयस्क और खनिज क्या है? अभी मैंने आपको एक बात बताई कि प्रकृति से 118 तत्वों में से 88 हमारी धातुएं हैं। वो दो रूपों में मिलती हैं, एक फ्री स्टेट में और दूसरी कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट क्या है, कंबाइंड स्टेट क्या है? फ्री स्टेट का मतलब होता है जहां जो चीज बिल्कुल सिंपल वे में डायरेक्ट मिल जाए, जैसे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक जगह इकट्ठा मिल जाए, उस पर केवल मॉइस्चर, डस्ट आदि की जो है इम्प्योरिटीज होनी चाहिए, वो कहलाती है फ्री स्टेट। कंबाइंड स्टेट क्या है? जैसे कॉपर है, CuFeS, कॉपर पाइराइट की फॉर्म में मिलता है। कॉपर पाइराइट की फॉर्म में मिलेगा, मीन्स ये कंबाइंड स्टेट है। इसमें कॉपर भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें सल्फर भी है। एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट की फॉर्म में मिलेगा।
मीन्स Al2O3 2 2H2O, इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी है, इसमें ऑक्साइड भी है एल्यूमिनियम के साथ साथ। तो ये कंबाइंड फॉर्म कहलाता है। ये कंबाइंड फॉर्म दो ग्रुपों में पाई जाती है। नंबर 1 खनिज और अयस्क। नंबर 1 2 कुछ भी डालो, उसको फर्क नहीं पड़ता। अब बात क्या है, जैसे कॉपर पायराइट ले लिया हमने CuFeS2, ये कॉपर पायराइट, ये एक अयस्क है और ये खनिज भी है, मिनरल भी है। मीन्स एक ही चीज को हम दोनों चीज बता रहे हैं। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जो हमारी नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उस पूरे ब्रह्मांड में या पूरे नेचर में जहां भी कोई भी धातु किसी भी रूप में मिलती है, किसी भी प्रतिशत मात्रा में मिलती है, वो खनिज कहलाता है। मतलब वो सारी चीजें जिसमें धातु उपस्थित है वो खनिज है। तो वे सभी पदार्थ जिनमें धातुएं उपस्थित रहती हैं वे खनिज कहलाते हैं। तो इसमें धातु उपस्थित है, कॉपर भी है, आयरन भी है, दोनों धातुएं हैं, तो ये क्या हो गया? खनिज हो गया। अब बात आती है अयस्क की। अयस्क, अब हमने खनिज ले ली। खनिज में जो मेटल की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है। मतलब 0.5% भी हो सकता है, 0.002% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, 97% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। पर धातु है वो सारे के सारे खनिज हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? इनमें से अयस्क कौन से होंगे? वे खनिज पदार्थ जिनसे भौतिक या रासायनिक प्रक्रमों के द्वारा धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है, वो अयस्क है। मतलब अगर हम 0.5% धातु को निकालना चाहें, अकॉर्डिंग टू मी इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। 0.5% को अलग करने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो 99.95% जो अशुद्धि है उसे अलग करने के चक्कर में 0.5% थोड़ा थोड़ा बढ़कर ऐसे चला जाएगा कि लास्ट में जाकर रिजल्ट 0 होगा। नेक्स्ट, इसमें भी बड़ा मुश्किल है 1% पे। अब बात करें 40% पे, 60% इम्प्योरिटीज को अलग करना पड़ेगा। पर अगर बात करें यहाँ पर 90 के हम 70 ले लेते हैं, 70% इम्प्योरिटी कितनी? 30%। अगर 30% को हम अलग करने लग जाएं तो हो सकता है 1% 2% हमारा लॉस हो जाए, पर हमें 68% तो मेटल मिलेगा। और जितनी परसेंटेज ज्यादा होगी उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर कम यूज होगा, उतनी ही बड़ी इंडस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं होगी, छोटे ही सेटअप से काम चलेगा। और अगर इम्प्योरिटीज ज्यादा है तो प्योरिटी लाने के लिए उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे खनिज, एक जनरल भाषा में बता रहा हूं, ऐसे खनिज जिनसे बड़ी ही सरलता से या भौतिक या रासायनिक प्रक्रमों की सहायता से धातु को निकाला जा सकता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब, निष्कर्षण का मतलब निकाला जा सकता है, धातु को प्राप्त किया जा सकता है, वो सारे के सारे खनिज अयस्क होंगे। एक बात क्लियर हो गई कि प्रत्येक अयस्क तो खनिज होगा, क्यों? उसके अंदर धातु है, परंतु प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होगा। केवल वो खनिज अयस्क होंगे जिनसे भौतिक व रासायनिक प्रक्रमों की सहायता से धातु का निष्कर्षण संभव है।
तो एक क्वेश्चन भी आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर, अयस्क और खनिज के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ खनिज ले लेते हैं और एक तरफ अयस्क ले लेते हैं। पहली बात, प्रत्येक वे पदार्थ जिसमें धातु उपस्थित हो वो खनिज कहलाए, और अयस्क वे खनिज जिनसे भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों के द्वारा धातु का निष्कर्षण संभव है वे अयस्क कहलाते हैं। प्रत्येक अयस्क, इसका मतलब प्रत्येक अयस्क में धातु है, प्रत्येक अयस्क खनिज होता है। बट प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होता है। प्रत्येक खनिज से धातु का निष्कर्षण संभव नहीं है। और प्रत्येक अयस्क से धातु का निष्कर्षण संभव है, क्योंकि अयस्क होगा ही वो जिससे हम धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। प्रत्येक अयस्क से धातु का निष्कर्षण संभव। अब बात करते हैं अयस्क और खनिज, ये हमारा हो गया। अब बात आती है मेटलर्जी, मीन्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हमने ये तो पता कर लिया कि अयस्क क्या है, मीन्स वे खनिज पदार्थ जिनसे धातु का निष्कर्षण संभव है वे अयस्क कहलाते हैं। प्रत्येक धातु के कई कई अयस्क होते हैं, उनमें भी प्रतिशत मात्रा अलग अलग होती है। तो उनमें मुख्य अयस्क वो होगा जिसमें प्रतिशत मात्रा ज्यादा है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है। तो इसके एक जनरल सेटअप लेकर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेटलर्जी, मीन्स धातु कर्म। अभी धातु कर्म की बात कर रहे थे। मेटलर्जी क्या चीज है, कोई भी आप अयस्क ले लें, वह प्रक्रम जिसमें किसी अयस्क के द्वारा भौतिक व रासायनिक प्रक्रमों के द्वारा लगभग 100% धातु प्राप्त की जा सकती है, इस क्रियाविधि को, इस सिस्टम को मेटलर्जी कहते हैं। किसी धातु के अयस्कों से भौतिक व रासायनिक प्रक्रमों की सहायता से लगभग 100% शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रियाविधि को मेटलर्जी बोलते हैं। किसी धातु के अयस्कों से भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों की सहायता से
प्रक्रम का मतलब स्टेप्स की सहायता से लगभग 100% शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रियाविधि को धातु कर इस मेटलर्जी कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर बॉक्साइट Al2O3 2H2O एल्यूमिनियम का एस ले लिया। इस एस की सहायता से हम दो तरीके के प्रक्रम इस प्रोसेस फॉलो करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल और केमिकल जो प्रोसेस है वो क्या क्या है। फिजिकल प्रोसेस जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने एल्यूमिनियम ले लिया और उस पर डस्ट लगी हुई है, तो हम उसे क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे। अगर उस पर मॉइस्चर है मीन्स नमी है, तो उसे हम ड्रायर में ड्राई कर देंगे, तो वो भी अशुद्धि है, वो भौतिक प्रक्रम है। किसी चीज़ को तोड़ लें, पीस लें, ये सब फिजिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस क्या है, जब कोई रिएक्शन कराकर एग्जाम्पल के तौर पर ZnCa एक एग्जाम्पल है और आपको यहाँ से C को सॉर्ट आउट करना है, या ZnS है सल्फाइड के रूप में मिल गया, तो आप क्या करेंगे, सल्फाइड के रूप में अगर प्रेजेंट है तो अब यहाँ पर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देंगे और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और Zn बन जाएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर एक सिंपल वैसे ही बताया है। तो कहने का मतलब क्या है कि केमिकल यूज किया, या कहीं पर जैसे सपोज करिए CaSiO3 की अशुद्धि है और हम इसमें क्या, ये कैल्शियम सिलिकेट है, इसमें कार्बन डाल देंगे तो कार्बन इसे रिड्यूस कर देगा और इस अशुद्धि को क्या कर देगा, पृथक कर देगा। इस तरीके से अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन कराएंगे हम तो वो केमिकल प्रोसेस कहलाएगा। अब जो मेटलर्जी है, इस मेटलर्जी को कंप्लीट करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किए जाएंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।